हमारे भारत देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद में संविधान के अलग अलग क्लॉजेस पे, अलग अलग प्रावधानों पे, प्रोविजंस पे काफ़ी लंबी डिबेट चलती है। 3 साल तक क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली 1949 में हमारे देश का संविधान बनके तैयार हो जाता है। एंड 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है या फिर अपना लिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान को अपनाए जाने के ठीक 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को इन्फोर्स कर दिया जाता है या फिर उसको लागू कर दिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, उसके लिए हमको एक शब्द का जो मतलब है वो जानना पड़ेगा, दैट इज़ द रिपब्लिक, जिसको बोलते हैं गणतंत्र या फिर गणराज्य। क्योंकि हुआ क्या था कि आज से 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य होगा, गणतंत्र देश होगा या रिपब्लिक कंट्री होगा। इसका मतलब ये है कि आज से भारत के पास अपना खुद का संविधान है, भारत को अपने देश को चलाने के लिए अपना खुद का कानून है। इससे पहले क्या था कि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत का राज था और जो भारत देश था वो जो ब्रिटिश लॉज थे, ब्रिटिश कानून थे, उनके हिसाब से चल रहा था। लेकिन आज से 26 जनवरी 1950 से हमारे पास अपना खुद का संविधान है और हमारे देश जो चलेगा वो हमारे देश के संविधान और हमारे देश के कानून के हिसाब से ही चलेगा। तो ये संविधान की मांग को लेकर के संविधान के बनने और उसके लागू होने तक के भारत में जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी घटनाएं होती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं 1929 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, एक शपथ पास की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसमें एक डिमांड रखी गई थी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि आज से हम एक मांग रखते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की या पूर्ण स्वराज की। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत जल्द से जल्द भारत से चली जाए और भारत के लोगों को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। इसी सेशन में हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के कोस्ट पे लाहौर में तिरंगा पहली बार लहराते हैं और ये डिक्लेयर किया जाता है कि अगले महीने 26 जनवरी 1930 को इंडिया के लोगों के द्वारा पहली बार और पहला स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1934 में सीपीआई के लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की जाती है, संविधान सभा की मांग की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको एक संविधान सभा चाहिए जो कि भारत का संविधान बनाएगी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल डिमांड की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसके थ्रू इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। फाइनली अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रपोजल लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके थ्रू इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है, हम आपको एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जिसके द्वारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है 1945 में, उसके बाद में ईयर आ जाता है 1946। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत को ये याद दिलाती है कि आपने वादा किया था कि आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जो कि हमारे देश का संविधान प्रिपेयर करेगी। तो इस वादे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्लान लाती है जिसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। उसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम इंडियंस को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संवैधानिक सभा देंगे जो कि भारत का संविधान प्रिपेयर करेगी। और संविधान को प्रिपेयर करने के लिए संविधान सभा में सिर्फ भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश कोई भी शामिल नहीं होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये एक बात अच्छी लगती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फ़ौरन तैयारियां शुरू हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की। अब बात यह है कि संविधान बनाएगा कौन, तो उसके लिए टोटल सीट डिक्लेयर की जाती हैं कि कितनी सीट होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कितने मेंबर्स होंगे, कितने सदस्य होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी संविधान को बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें
भाग लेंगे। उसमें देखते हैं कि टोटल सीट्स जो डिक्लेयर की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा के लिए वो होती हैं 389, जिसमें से जो मेंबर्स हैं वो कुछ इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस से, जैसे कि ब्रिटिश प्रोविंस है, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, अवध प्रेसिडेंसी है और भी प्रेसिडेंसी उनकी वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, प्रांतीय सभाएं हैं, वहाँ से कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। जो भारत में रजवाड़े हैं उनको वो सीट दी जाएंगी और वो लोग नॉमिनेट करके अपना कोई बंदा भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि संविधान सभा को में रिप्रेजेंटेशन देगा प्रिंसली स्टेट्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में भाग लेगा। तो हम देखते हैं कि जुलाई 1946 में इलेक्शन होते हैं संविधान सभा के लिए, जिसमें जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी 389 में से वो भर नहीं पाती हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स शामिल ना होने की वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो शामिल नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब जो 296 सीटें बची हैं जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आनी हैं, उसमें से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स जो जीती जाती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सबसे ज़्यादा सीटें जीत ली जाती हैं 208। 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग के खाते में जाती हैं। इसके अलावा जो 15 सीट बची हैं वो अलग छोटी छोटी पार्टीज़ के खाते में जाती हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है इसमें जो मेंबर्स आए हैं उसमें मेजॉरिटी मेंबर्स कांग्रेस के ही हैं। तो अब असेंबली इलेक्ट हो गई, लोग भी आ गए हैं, तो अब शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं इस कड़ी में पहला जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें टोटल 211 मेंबर्स शामिल होते हैं। अब मेंबर्स कम हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार कर दिया जाता है और बाइकआउट कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होती, इसलिए 211 मेंबर्स ही पहली सिटिंग में शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की जाती है और एक सेपरेट नेशन यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड कर दी जाती है। और जैसे ही ये डिमांड करी जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा, वैसे ही हम देखते हैं इंडिया में लार्ज स्केल पे दंगे या कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाती है, सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। और ये हिंसा इतनी हद तक बढ़ जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया का डिवीज़न करके पाकिस्तान को बनाना एक इनएविटेबल हो जाता है कि अब तो पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो हम देखते हैं कि 3 जून 1947 को इंडिया में जो वाइस रॉय थे माउंटबेटन, तो वो एक प्लान लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है माउंटबेटन प्लान, जिसके तहत इंडिया के डिवीज़न की स्कीम को सामने रखा जाता है कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, एक नया नेशन बन जाता है। एंड अगले दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक अलग कंट्री बन जाता है और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ लेते हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ है, देखो कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो तो पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लेंगे और पाकिस्तान का संविधान बनाने में की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा में जो टोटल स्ट्रेंथ थी 389 वो घट के 299 हो जाती, 299 हो जाती है। जो 299 मेंबर्स बचे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मौत हो जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे जो हाल्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में हो जाता है। लेकिन अगले ही महीने फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का एक पहला ड्राफ्ट यानी प्रारूप जारी किया जाता है। और अब क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पे क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट शुरू हो जाती है कि अलग अलग जो क्लॉज हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं, उस पर डिबेट अलग अलग मेंबर्स के द्वारा शुरू हो जाती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, डिस्कशन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसको अलग अलग जर्नल्स यानी न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश किया जाता है ताकि पब्लिक ओपिनियन लिया जा सके। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल के लोग शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में, पब्लिक ओपिनियन में, ताकि डाइवर्सिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बढ़ाई जा सके, अलग अलग तबकों के व्यू पॉइंट्स भी शामिल किए जा सकें कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा ना हो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ जो लोग हैं उनका ही व्यू पॉइंट हो कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया का जो डाइवर्स पार्टिसिपेशन है अलग अलग तबके का वो भी होना चाहिए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और ईयर आ जाता है 1949 और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन
तैयार हो जाता है और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अडॉप्ट किया गया उसमें है क्या। तो उसमें 395 आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, 8 शेड्यूल्स होती हैं, 8 अनुसूचियाँ होती हैं और एक प्रस्तावना होती है, एक प्रियम्बल होती है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि संविधान को बनाने में जो मेन कंट्रीब्यूशंस किसका रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनाने के लिए हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने दुनिया के अलग अलग संविधानों को खंगाला था और वहाँ से प्रोविजंस को यहाँ पे अडॉप्ट किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में है, मूल अधिकार जिनको बोलते हैं, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से वो अडॉप्ट किए गए थे। इसी तरीके से अलग अलग जो प्रोविजंस है संविधान में वो अलग अलग कंट्रीज़ के संविधानों से लिए गए हैं। हालांकि उनको काफ़ी हद तक इंडियनाइज्ड करने की कोशिश की गई है, पूरा कॉपी पेस्ट करने से थोड़ा सा बचा गया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। कुछ छोटी समितियां थीं, कुछ बड़ी बड़ी समितियां थीं। तो मेन जो कमेटी थी जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था उसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, प्रारूप समिति बोलते हैं। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चूँकि इस समिति ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया था, इसीलिए इस समिति का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है और इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंडियन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान बनाने की जो प्रोसेस शुरू हुई संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका सेक्रेटरी कौन था, तो HV अयंगर जी जो थे वो हमारे संविधान सभा के सचिव थे या सेक्रेटरी थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग मुद्दों पर एडवाइस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो BN राव थे। इसके अलावा जो हमारा संविधान बन के तैयार हो उसकी कैलीग्राफी जो की है वो प्रेम बिहारी नारायण ने की है। इसके अलावा जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उसको डेकोरेट करने के लिए, उसको ब्यूटिफिकेशन उसका करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे वो शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट थे। एक का नाम था नंदलाल बोस, दूसरा था राम मनोहर सिन्हा। तो अब हम देखते हैं कि संविधान को बनाने के लिए संविधान के विजन्स क्या रखे, कि विजन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के संविधान बनाते वक्त। तो हम देखते हैं जस्टिस, न्याय, कि भारत संविधान ऐसा बनाया जाए कि भारत के सभी लोगों को न्याय इंश्योर की जाए, जस्टिस इंश्योर की जाए। इसके साथ इक्वालिटी, समानता, भारत के अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल, चाहे किसी भी नस्ल का कोई, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी जगह पैदा हो, किसी भी जेंडर का हो, भारत के सभी लोग संविधान की नज़र में इक्वल होंगे, उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अगली जो बात है वो है लिबर्टी या फ्रीडम, कि भारत के लोग जो भी प्रोफेशन, जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं। भारत में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सकते हैं, उनको पूरी आज़ादी है। भारत में अपने देश के अंदर अपने तरीके से रहने की पूरी आज़ादी है। अगली जो बात है वो सेफगार्ड को लेकर के है, माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ का मतलब अल्पसंख्यक। भारत में जो हिंदूज़ के अलावा जितने भी धर्म जाति के लोग हैं उनको इक्वल सेफगार्ड दिया जाएगा, उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा ताकि वो इंडिया में डरा हुआ फील ना करें। तो ये सारे विजन्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। फिर हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसको लागू करने का समय आ गया था और आ गया था 26 जनवरी 1950। और उस दिन हमारे देश के संविधान को लागू कर दिया गया था और हमारा कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था और हमारा पहला रिपब्लिक डे राजपथ पे सेलिब्रेट किया था। थैंक यू सो मच।